Namaskar dosto, and when the money fell in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came into Joseph and said, "Give us bread, for why we should die in the presence as a money fell." इमेजिन कीजिए कि आप अपना मनपसंद शो फैमिली के साथ टीवी पर देख रहे हैं और संडे का दिन है, मौसम भी बढ़िया है और शाम का डिनर भी आप बाहर ही करेंगे। सभी आपने अपनी ऑर्डर्स की लिस्ट बना चुके हैं और तभी बस एक पल में ही उसी टीवी शो में इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है। आप सभी को याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नेशनल टेलीविजन पर आकर डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया था। करप्शन एंड ब्लैक मनी, वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. और तभी बस एक पल में ही आपकी सारी कमाई धनराशि यानी पैसा इनवॉलिड घोषित हो जाना अपने आप में ही एक शॉक होता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ था जब 15 अगस्त 1971 को अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी को देश के सबसे बड़े पॉपुलर टीवी के शो के बीच में करी। The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. वजह ये थी कि पूरा देश एक आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था और लोगों का विश्वास डॉलर पर से कम होता जा रहा था। प्रेसिडेंट ने उस वक्त जो भी जरूरी डिसीजंस लिए थे वो इसलिए लिए थे ताकि देश की फाइनेंशियल हालत सुधर सके, कंट्रोल करी जा सके। इसके अकॉर्डिंग ऐसा अनाउंस कर दिया गया था कि कोई भी बाहर की चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकता था, ना ही पैसों को कन्वर्ट कर सकता था, चाहे वो गोल्ड हो या और कुछ। ताजुब की बात यह है दोस्तों कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि करेंसी वॉर 20th सेंचुरी में 2 बार ऑलरेडी हो चुके हैं और जब जब ये हुए हैं इसका एंड बहुत ही सैड एंड हुआ है। इस वीडियो में हम इन्हीं करेंसी वॉर के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, कैसे कुछ पॉलिसी में दुनिया को बेटर बनाने के बजाय वॉर्स बना दिया। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। A group of 7 nations have vowed not to engage in currency wars. That's pushing down the value of their currencies to create trade advantages and boost exports. The G7, that's the United States, Britain, France, Germany, Japan, Canada and Italy, have agreed to consult closely on exchange rates and said governments' fiscal and monetary policies must not be directed at devaluing currencies. That follows concern after Japan's new government pressed for policies that sharply weaken the yen. अब एक और क्राइसिस आने वाला है जो कि करेंसी मार्केट से होके स्टॉक और बॉन्ड्स की तरफ बढ़ जाएगा। इस बार मुश्किलें पहले से ही ज्यादा बदतर होगी निक्सन जमाने के मुकाबले। आप सोचोगे वो कैसे? अगर डॉलर कोलैप्स कर गया तो उससे जुड़े सारे मार्केट्स भी कोलैप्स कर जाएंगे, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि कैसे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड्स और फॉरेन रिजर्व्स डॉलर के वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, तो फिर जैसे ही इस पर इम्पैक्ट पड़ता है इसकी पूरी दुनिया को मार झेलनी पड़ती है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दुनिया भर की सरकारें इससे जूझ रही हैं और कई बार करेंसी डिफॉल्ट भी हो चुकी हैं। कुछ सालों पहले ग्रीस की हालत और करंटली श्रीलंका में जो इकोनॉमिक इश्यू चल रहा है वो इसी वजह से है। मार्केट में करेंसी ज्यादा है और इसकी वजह से वैल्यू कम होती जा रही है। इसका बेसिकली मेन रीजन है कि हाइपर इन्फ्लेशन इज अ डार्क रियलिटी। मार्केट को फिक्स कराने के लिए गवर्नमेंट कई तरह की इंटरेस्ट स्कीम लॉन्च करती रहती है, जो कि मेरे हिसाब से एक डॉलर के साथ एक डग ऑफ वॉर के मुकाबले जैसा है। एक तरफ है हकीकत, महंगाई, लोगों की जरूरतें और पैसों की कमी, तो दूसरी तरफ है जो देश की सरकारें जो नोटें छापी जा रही हैं, मानो एक रस्सी पकड़कर दंगल चल रहा हो और इसमें जीतेगा कौन। दोस्तों किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस में पैसा छापने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऐसे ही सिनेरियो के ग्लोबल एग्जांपल लेते हैं। ज्यादा मनी प्रिंटिंग में चाइना में इन्फ्लेशन का बढ़ना, इजिप्ट में खाने के दाम रातों रात बढ़ जाना, ब्राजील के स्टॉक मार्केट में बबल क्रिएट हो जाना।
इससे बेरोजगारी बढ़ती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका मतलब ये है कि जरूरी चीजें जैसे कॉपर, गेहूं और तेल की कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, फिर हमारी कोई इकोनॉमी इस चक्रव्यूह में फंस जाती है और जिसे अल्टीमेटली जनता को बहुत नुकसान होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशंस है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी देश की तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, एक रिसेशन होगा देश में, तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। अब ये चीज आमतौर पर होती है, सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाने लग रही है और कंट्री रिसेशन में जाने लग रही है, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर जाने लग रहा है। इस केस को कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन, और ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है। और ये होता क्यों है? इसके पीछे रीजंस है दोस्तों कि आप एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल कंट्री के खुद अंदर रिसेशन आ रखा है, लेकिन कॉस्ट पुश फैक्टर है, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लग रहा है दुनिया भर में। तो आप जो ऑयल इंपोर्ट करते हो उससे ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश फैक्टर की वजह से ऊपर जा रही है। लेकिन कंट्री के खुद के अंदर रिसेशन आ रखा है। एक दूसरी साइड से भी एक्सेप्शन मौजूद है कि देश में डिफ्लेशन हो रही है और उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो साथ साथ। ऐसा हुआ था दोस्तों यूएसए में 1870 से लेके 1890 के बीच में। इस पीरियड को कहा जाता है द ग्रेट डिफ्लेशन। अराउंड 2% से हर साल चीजों के दाम कम हुए जा रहे थे, डिफ्लेशन हो रही थी, लेकिन इकोनॉमिक बूम होती जा रही थी। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आने लग रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बिजनेसेस के पास ज्यादा पैसे आ रहे थे, और इसके पीछे रीजंस बताया जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। वो ऐसा टाइम था कि जब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस इतनी तेजी से हो रहा था कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी कि उसने कॉम्पनसेट कर दिया इस डिप्लेशन होने को। अब यहाँ पर ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं कि आज के दिन अगर लोगों को पैसे दिए जाएंगे फ्री में इस रिसेशन के दौरान, तो क्या इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा? मेरी राय में इसका आंसर है नहीं। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, उससे ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लोगों के पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं कि वो ऐसी चीजें खरीद पाए जिसकी सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, और इतनी डिमांड नीचे गिर चुकी है कि इतने से पैसे दिए जाने से कोई ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होगा जो फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं। दोस्तों, खेल बड़ी ही गजब की चीज है ना, कि कैसे ओलंपिक, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ जोड़ देती हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होते आए हैं जिससे कि लोग जुड़े नहीं, बल्कि लाखों लोगों के घर उजड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में क्या बात कर रही है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वॉर्स गेम की, जो कि सरकारें खेलती आई हैं करेंसी के थ्रू या टॉक्स के थ्रू, जिसका हिसाब मासूम जनता को चुकाना पड़ता है। इसका ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी में 400 एकड़ में फैला हुआ पुराने खेतों के बीचों बीच अमेरिका की एक सबसे बड़ी सीक्रेट फैसिलिटी छुपी हुई है, जिसका नाम है द एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी पर्ल हार्बर पर किए गए अटैक के बाद मिलिट्री हेल्प पर्पस के लिए साइंस का यूज करने के लिए बनाई गई थी। इसका मेन पर्पस था यूएसए मिलिट्री के वेपनरी को और एडवांस बनाना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तक यूएसए के पास कुछ खास हथियार नहीं थे, लेकिन एपीएल के बाद अमेरिका रुका नहीं। इस लैब से रडार और एटॉमिक बॉम्ब निकला, और इससे क्या तबाही मचाई थी ये तो हम सब जानते हैं। और इसी लैब में एक हिस्से में बनी है वॉरफेयर एनालिसिस की डेकोरेटरी, यानी कि वो कमरा जिसमें दुनिया भर के मिलिट्री दिग्गज बैठकर वॉर गेम खेलते हैं और स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। 2009 की एक सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। हल्की बारिश के बीच एक 60 बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स इस कमरे में मिले एक वॉर गेम खेलने, जिसे पेंटागन यानी यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स किया था। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट कोई नॉर्मल गेम स्टडी नहीं कर रही थी, बल्कि इस कमरे में तय होने वाला था कि कैसे एक फाइनेंशियल वॉर लड़ा जाए जिससे कि किसी भी विरोधी देश की कमर तोड़ी जा सके। दोस्तों, अब आम बम, ग्रेनेड या पिस्तौल से लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज फाइनेंशियल वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वॉर शुरू करने की तैयारी कर चुका था, जिसे कि स्टॉक मार्केट्स और करेंसी के थ्रू लड़ा जाना था, बिना कुछ टैंकर शिप्स के या प्लेन्स के। क्योंकि अमेरिका जानता है कि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि कोई भी दुश्मन ऐसे ही पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वॉर होना इम्पॉसिबल है।
हाल ही में यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया, तो आपने न्यूज में सुना ही होगा कि कैसे अमेरिका ने उस पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसे आप आसान भाषा में पेनल्टी कह सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ, एक चालान काट दिया रशिया के खिलाफ अमेरिका ने। दोस्तों, हमने यहाँ पर ये समझा कि कैसे ग्लोबल करेंसी वॉर में डॉलर एक इम्पोर्टेंट तौर पर कमोडिटी की तरह राइज करा है और कैसे इसका आने वाले टाइम में अनसस्टेनेबल होना भी तय है। इसके बाद नए वॉरफेयर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये भी हमने जाना। हमने डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम देखे और इसका आम आदमी की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी हमने जाना। दोस्तों, हिस्ट्री हमें हमेशा उस वक्त में हुए ट्रेंड्स के बारे में सिखाती रही है। सोशल और फाइनेंशियल कोलैप्सेस हिस्ट्री में कई बार हुए हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे इम्पोर्टेंट लेसन्स लें और अपनी रिसोर्सेज को एक ऑप्टिमम तरीके से यूज करें, ताकि आने वाले वक्त में हमें कभी भी ऐसा देखने को ना मिले। उम्मीद करती हुई ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।